हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी। आज के फोकस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक आते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है और व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन इकोनॉमी, और किस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट, और कैसे इन्वेस्टमेंट को हम कहना चाहिए कि रूट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक पॉसिबल दिस ह्यूज level of funds which are required for overall development of growth and economy in a country. So today we are going to talk about infrastructure. So इस infrastructure के topic में what we are going to cover. सबसे पहले as usual what happens in my class that we are going to talk about what is infrastructure. होता क्या है हिंदी में, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको लेके इकोनॉमी के अंदर काफ़ी कुछ डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस होते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस एंड ये जो आधारभूत संरचना होती है, ये जो आधारभूत संरचना होती है, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसका क्या रोल है। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो भी कमोडिटीज और सर्विसेज, यहाँ दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कमोडिटीज और सर्विसेज की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैंने आपको कही क्या, कि इट रिक्वायर्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रिक्वायर्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और किसी भी इकोनॉमी के फंक्शनिंग में, और किसी भी इकोनॉमी के फंक्शनिंग में दे आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ऑपरेशंस। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसके बगैर जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो शायद मुमकिन नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज हम दोनों की बात करते हैं। बहुत से इकोनॉमिस्ट इसे किसी भी इकोनॉमी का जो है लाइफलाइन कहते हैं। लाइफलाइन इन द सेंस, क्योंकि जैसे बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है वैसे इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और कुछ भी हो सकता है, एक इकोनॉमी जो है उसकी जो ग्रोथ है या जो उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है, टर्शरी सेक्टर हो सकता है। चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो, बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और इन चीज़ों के लिए what we require a sufficient degree of infrastructure. We require a sufficient degree of infrastructure for growth and development. We require a sufficient degree of infrastructure for growth and development. अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कमोडिटीज, वो सर्विसेज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट कनेक्शन किससे आ रहा है? डायरेक्ट लिंक आ रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ओके, एंड दिस इंक्लूड्स व्हाट? अगेन एंड अगेन यहाँ पे दोनों टर्म्स को यूज किया गया है, एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज और एमिनिटीज या सर्विसेज। ये इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो आप कमोडिटीज या एसेट्स पे आ जाए। यहाँ पर हमें एमिनिटीज भी हैं और सर्विसेज भी हैं जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक से क्या मतलब है? यहाँ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वो सारी चीजें जो किसी भी इकोनॉमी के प्रोडक्शन प्रोसेस को, वो सारे एमिनिटीज, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज जो किसी भी इकोनॉमी के प्रोडक्शन प्रोसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। या उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? उसे हम क्लासिफाई करते हैं एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे पावर एज इन जनरेशन भी इंक्लूड होगा, पावर एज अ सप्लाई भी इंक्लूड होगा। तो हमें जो घरों में सप्लाई मिल रहा है वो सर्विस प्रोवाइडिंग के फॉर्म में मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडिंग के फॉर्म में मिल रहा है।
अब नो वन इज गिविंग यू अ प्रोडक्ट यू कैन टेक योर इलेक्ट्रिसिटी एट होम, नॉट पॉसिबल. ट्रांसपोर्टेशन, अब यहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड करेंगे और जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं हम उनको भी इंक्लूड करेंगे. इरिगेशन, कम्युनिकेशन की भी वही बात है. कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टावर्स हो गए, स्पेक्ट्रम हो गया, जो दूसरे ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए, ये क्या है, ये कमोडिटी फॉर्म में है. लेकिन जो हमें इंटरनेट सर्विसेज मिल रही हैं या जो हमें दूसरी सर्विसेज मिल रही हैं वो किस फॉर्मेट में जो दूसरी चीज़ें मिल रही हैं वो सर्विसेज के फॉर्मेट में मिल रही हैं, कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में मिल रही हैं. और किसी भी इकोनॉमी, मतलब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की हम बात करें, इसके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के बगैर अगर कहा जाए तो शायद डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है. मीन्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन सारी एमिनिटीज़ को, उन सारे सर्विसेज को कहा जाएगा या उन सारी सर्विसेज को रेफर किया जाएगा जो इकोनॉमिक प्रोसेस में, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं. फिर बात आती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की. अब दो मेजर चीज यहां पर जब हम बात कर रहे थे, कहां, जब हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको इफेक्ट कर रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट कर रहा था किसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. लेकिन जब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर क्या इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी और जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं. यहां सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब है वेलफेयर से. यहां सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब है वेलफेयर से, कि किसी भी जब हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं, इकोनॉमिक वेलबींग की बात करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है विदाउट सोशल इक्विटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर का डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, स्कूल्स नहीं होंगे, कॉलेजेस नहीं होंगे, बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, तो क्या पॉसिबल है कि वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, या वो रोड्स बनाने के लिए जो इंजीनियर्स की ज़रूरत है, जो टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, वो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ऑपरेट करने के लिए जिनकी ज़रूरत है, वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें यहाँ से मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से. सड़क इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सड़क बनाने के लिए जो इंजीनियर की ज़रूरत है, सड़क बनाने के लिए जिस साइंस की ज़रूरत है, वो तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में बताया जाएगा. सो दिस इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड इट हेल्प्स, हाउ इट हेल्प्स, बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन. फाइन, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आता है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं. ये क्या कर रहे हैं, ये उस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने में काम कर रहे हैं. R&D पे बहुत लोग काम कर रहे हैं. अब R&D की अगर हम बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो वहाँ पर कौन काम कर रहा है, वहाँ पर आपको सड़क की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. लेकिन वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो काम किस पे कर रहे हैं, कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, जो हमारी इकोनॉमिक प्रोसेस है, जो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, जो कि हमारे एज द पीपल, कंट्री इज मेड अप ऑफ पीपल. कंट्री का मतलब उस जियोग्राफिकल नक्शे से नहीं है, उस पॉलिटिकल मैप से नहीं है. कंट्री का मतलब है लोगों से. दैट इज वाई इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन वी से वी द पीपल. So when we are saying we the people, it means देश किससे बना है, लोगों से. और जब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा, वेलफेयर नहीं होगा, पब्लिक वेलफेयर नहीं होगा, क्या ये प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए बेसिक किस चीज़ की ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की. और उस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली इंप्रूव करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए किसकी जरूरत है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की. सो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इसके फीचर्स होते हैं.
अगर हम बात करें एक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हम यहां पर एग्जाम्पल लेंगे, या तो हम एक रोड का एग्जाम्पल लेंगे या हम लेट्स से एयरपोर्ट का एग्जाम्पल लेंगे। हम दो चीज़ों की बात करेंगे फॉर एज एन एग्जाम्पल, हम दो चीज़ों की बात करेंगे। हम या तो रोड्स की बात करते हैं या रेलवेज की, या हम एयरपोर्ट्स की बात करेंगे। नाउ सबसे पहली चीज़ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फंड्स मोबिलाइज करने की ज़रूरत होती है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बनाने के लिए कई बार बहुत ज़्यादा जो फंड्स लग रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो फंड्स लग रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कई बार मोनोपोली क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग उन फंड्स को मोबिलाइज नहीं कर सकते। रेलवे के केस में जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम रेलवेज की अगर हम बात करें और एक दौर में हम एयरपोर्ट्स की भी बात करें, तो हमारे यहाँ इन चीज़ पे मोनोपोली किसकी थी, सरकार की थी, क्योंकि इतना फंड्स मोबिलाइजेशन एलपीजी के दौर से पहले पॉसिबल नहीं था प्राइवेट सेक्टर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वैल्यू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पोजीशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इतना हमें फंड्स मोबिलाइज बहुत जगह से हो पाए, एक या दो लोग कर पाते हैं। इस केस में अगर हम प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया को देखें तो ये क्या होगा, ये किसको कर पाएंगे, ये सिर्फ सरकार कर पा रही थी, प्राइवेट सेक्टर में तो इतना मोबिलाइजेशन था नहीं। तो क्या हो जाता है, कई बार एक नेचुरल मोनोपोली क्रिएट होने लग जाती है, एक नेचुरल मोनोपोली क्रिएट होने लग जाती है, विच इज़ फॉर एग्जांपल इन रेलवेज, एविएशन में भी था, टेलीकॉम में भी था, एक दौर में था सिर्फ बीएसएनएल थी, सारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास था, सरकार के पास था। सारे एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस किसके पास थी, सरकार के पास थी, क्योंकि इतना फंड्स मोबिलाइज करने के लिए प्राइवेट प्लेयर के पास ना स्पेस था, ना उसका इतना लिबरल इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर मिला हुआ था। दूसरी चीज, द संक कॉस्ट आर हाई। संक कॉस्ट आर हाई का मतलब होता है कि यहां पर, अब जैसे अभी हम देख रहे थे फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, अब फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतार में जो है बहुत ढेर सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ढेर सारे स्टेडियम्स बने। अब क्योंकि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, एंड कतार इज नॉट अ फुटबॉल प्लेइंग कंट्री, लार्जली इट इज नॉट अ फुटबॉल प्लेइंग कंट्री, तो उन स्टेडियम्स का क्या होगा। इसलिए उन्होंने भी बहुत सारे इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि उन स्टेडियम्स को, उन सारी जो गेस्ट रूम्स उन्होंने बनाए थे, जो फैन विलेजेस बनाए थे, उनको डिसमेंटल करके यूज़ किया जा सके। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि जो यहाँ पर संकन कॉस्ट है, मतलब उससे आप रिकवरी नहीं कर सकते। आपने सड़क बना दी, एक बार बना दिया, आप उसका वापस नहीं जो है उखाड़ कर जो है उसको बेच सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो हियर संक कॉस्ट आर हाई, आउटपुट इज ऑफन नॉन ट्रेडेबल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, जाहिर सी बात है ना तो ये ट्रेडेबल होते हैं ना ये ट्रांसफरेबल होते हैं। अब आपने एक ब्रिज बना दिया, ठीक है, अब आपके पास एक मान लो एक लैपटॉप है, आपके पास एक लैपटॉप है, आपका जिस दिन उससे दिल भर जाएगा, आपका उसका यूजेज कम हो जाएगा, जब वो स्लो हो जाएगा तो आप उसे बेच दोगे, आप उसे ट्रेड कर दोगे, आप वो, और जो खरीदेगा वो उठा के आपके पास से ले जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ब्रिज बनाया है, अगर आपने एक ब्रिज बनाया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो आप उसको उठाओ और बेच दो? नहीं ना। मीन्स यहां पर जो भी चीज मेजरली क्रिएट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो भी मेजरली चीज क्रिएट होती है वो ट्रेडेबल नहीं है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, उसका वैसे यूज नहीं किया जा सकता जैसे दूसरी कमोडिटीज का होता है। समटाइम्स इट इज नॉन टैंजिबल। सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, नॉन टैंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन टैंजिबल है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद दैट डोंट गो विथ। इसलिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हम कई बार जब कोई चीज़ खरीदते हैं, या जब कोई चीज़, मान लो कार आपने खरीदी, तो आप उसको देखोगे उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। आप कार की रीसेल वैल्यू को अज्यूम करते हो कि अच्छा ठीक है, हमने 10 लाख की कार खरीदी, 5 साल यूज़ करेंगे, 5 साल के बाद जो है बेच देंगे 3-4 लाख रुपए में, ठीक है, तो आपको उसकी एक वैल्यू मिल गई, फाइन। लेकिन यहां ये चीज पॉसिबल नहीं है।
देन यहां पर प्राइस एक्सक्लूजन जो है वो डिफिकल्ट है। प्राइस एक्सक्लूजन डिफिकल्ट का मतलब ये है कि मैंने अगर कोई आज एक चीज खरीदी है तो वो प्राइस एक्सक्लूसिव मेरे लिए, मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैंने एक लैपटॉप खरीदा है और उसको सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा, उसको कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। मीन्स उस कमोडिटी को कौन यूज़ कर रहा है? जिसने उसके लिए पे किया है। अब मान लो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है रूरल रोड का। अब रूरल रोड जो है वो किससे बनी है? टैक्स पेयर के पैसे से। और जनरली रूरल इंडिया में जो हमारे यहाँ लोग रहते हैं वो टैक्स पे करते नहीं हैं, वो उस इनकम उसमें ही नहीं आ रहे हैं, तो टैक्स कहाँ से पे करेंगे? अब हम ये नहीं कह सकते कि हम जो शहरों में लोग रह रहे हैं या जो भी लोग जिन लोगों ने टैक्स पे किया है कि वो कमोडिटी क्योंकि उस पैसे से बनी है जिसका पैसा हमने दिया था, तो हम उसको किसी और को यूज करने नहीं देंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है, ये प्राइस एक्सक्लूजन नहीं है। या ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो उसको यूज कर रहा है तो आप उसको इसलिए नहीं डिनाई कर सकते क्योंकि उसने उसका पैसा नहीं दिया। आप उन लोगों से नहीं कह सकते, जैसे बहुत आप हाईवेज में देखेंगे तो हाईवेज में हम यूजर टोल फ्री देते हैं। टोल फ्री हम देते हैं जब हम हाईवे को यूज करते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे एग्जम्पशंस हैं जो वहाँ पे लिखे होते हैं। कभी आप हाईवे पे जाएंगे तो जब टोल बूथ आने से पहले बड़े बड़े ना 7-8 बोर्ड लगे होते हैं, उसमें से एक बोर्ड में लिखा होता है एग्जम्पशंस किस किस का है। उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस लिखा होता है कि किन किन लोगों को इस टोल बूथ पे एग्जम्पशन है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग जो उस टोल बूथ का पैसा नहीं देंगे और वो एलिजिबल नहीं है या उनको एग्जम्पशन मिला हो तो हम उसे यूज नहीं करने देंगे। नॉट पॉसिबल। प्राइस एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब है कि उसके जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पॉजिटिविटी या वो पॉजिटिव फंक्शनैलिटीज को लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के पास नया एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा में नया एयरपोर्ट बन रहा है। अब वो जब नया एयरपोर्ट बनेगा तो सिर्फ वो एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ वहाँ से जहाज़ों का, यहाँ से जो है उड़ानों का आवागमन नहीं होगा, वहाँ पर और भी चीज़ डेवलप होंगी। वहाँ पर जो है उस एयरपोर्ट के आसपास होटल्स डेवलप होना शुरू होंगे, वहाँ पर टैक्सी सर्विसेज बढ़ेंगी, एयरपोर्ट के अंदर जो एमिनिटीज़ आनी हैं वो चीज़ें बढ़ेंगी, जो कम्यूटेशन है उसके हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी, फूड जो प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो आसपास ओपन अप होंगे, दूसरी शॉप्स ओपन अप होंगी। तो इससे क्या हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। वो जो दूसरी शॉप्स बनी, वो जो दूसरे टैक्सी सर्विसेज हैं, ऑटो सर्विसेज हैं, जो भी उसके आसपास डेवलप होगा, होटल्स डेवलप होंगे, कॉन्फ्रेंसेस डेवलप होंगे, ऑफिसेज डेवलप होंगे, ये एयरपोर्ट का हिस्सा नहीं था। लेकिन वो क्यों बना? क्योंकि वहाँ पर एक एयरपोर्ट बना। अब उसके आसपास क्या हो रहा है? उसके आसपास नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। मतलब वो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान का पार्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ सरकार ने कहा कि एक प्रोजेक्ट होगा, रोड बनेगा, हाई स्पीड रोड बनेगा जिस पे आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन वो जो रोड है उसके आसपास अब इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू होंगी। रोड के किनारे जो है फूड स्पॉट्स खुलेंगे, रेस्ट रूम्स खुलेंगे, उसके अलावा होटल्स खुलेंगे, उसके अलावा वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगा, शहर भी बस सकते हैं आगे चल के। तो अब ये प्लान क्या था? प्लान था सिर्फ एक हाई स्पीड सड़क बनाना, लेकिन उसके आसपास बस सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी। वो स्पेसेस शायद दिल्ली मुंबई के बीच का हो कि एक टाइम ऐसा है कि बसेस चलना शुरू हो जाए हाई स्पीड, आपके पास एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सेटअप होंगी, बस के हॉल्ट्स बनेंगे। मीन्स दिस वॉज नेवर द प्लान ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं कि हम एक बेसिक चीज प्रोवाइड करेंगे और उसके इम्पैक्ट में, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नलिटीज क्या होंगी, डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। सरकार इसीलिए बहुत सारे सेक्टर्स को, इन सारे बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए सरकार बहुत सारे सेक्टर्स को क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस देती है, जिसकी वजह से उसको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, उसको कुछ फायदा मिलता है। सबसे पहला तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब ये क्यों, सरकार अपना टैक्स क्यों छोड़ रही है?
सरकार वेलफेयर करने आई है, ठीक है, लेकिन आप अपना टैक्स क्यों फॉरगो कर रहे हैं? वो टैक्स इसलिए फॉरगो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी तो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, या जिस सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस मिल रहा है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से क्या होगा, उसका टैक्स तो कम लगेगा, हमारे पास टैक्स रेवेन्यू कम आएगा, लेकिन उसकी वजह से जो पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होंगी, उसकी वजह से जो एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होंगी, उसमें क्या होगा, वहां पर उससे ज्यादा बेनिफिट होगा जो हमने टैक्स छोड़ दिया। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलते रहने देने के लिए। उसके अलावा टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। जो ईसीबी नॉर्म्स हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से लेके जो नॉर्म्स हैं, उसको सरकार क्या करेगी, ईज आउट करेगी। फाइन, अगर उसमें वो है तो उसके लिए एक्सक्यूज मी, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसके नॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सरकार दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस जब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस जब किसी सेक्टर को मिल जाता है तो वो देती है। उसके अलावा एसबीआई जो है वो रीट्स और इन्वेट्स के नॉर्म जो फंड्स हैं उनको मोबिलाइज करना उनके लिए इजी हो जाता है। दूसरी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इंश्योरेंस, पेंशन कंपनी टू इन्वेस्ट मिनिमम परसेंटेज, ये भी कहते हैं क्योंकि इंश्योरेंस और पेंशन कंपनीज बेसिकली क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। जो भी आप प्रीमियम जमा कर रहे हो वो सबसे प्रीमियम इकट्ठा करती हैं और आपको वो इतना रिटर्न कब दे सकती है डैमेज पे, वो कोई उनके पास पेड़ नहीं लगा है ना। इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे पैसा लिया और जब आपका डैमेज हुआ या अगर आपको ज़रूरत हुई तो वो आपको पे ऑफ कर देंगे। कहाँ से करेंगे, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा कलेक्ट करते हैं, उस पैसे को वो फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। तो चाहे वो दिस IRDAI हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे PF रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारी अथॉरिटीज़ ने भी क्या मैंडेट कर रखा है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये जो पेंशन कंपनीज़ हैं, इनको भी अपना एक परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स, पावर सेक्टर, रोड, रेलवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ, एजुकेशन, जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं या जो सोशल सेक्टर हैं। उसके अलावा जब किसी भी सेक्टर को हमारी सरकार जो है वो क्या करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस दे देती है, तो वो सेक्टर जो है उसके लिए आसान हो जाता है जो वर्ल्ड बैंक और जो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए फंड जो है बनाना, उनके लिए उनसे जो है लोन लेना आसान हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज बेनिफिशियरी इन व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब सवाल है सर कि इतनी देर से जो आप बात बोल रहे हो उसमें आप एक चीज़ कह रहे हो कि देर इज इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो इनके बीच रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, फंड्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है इन अ पॉजिटिव मैनर। हमें फंड्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है इन अ पॉजिटिव मैनर। अब हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है जहां फंड्स जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, हमारे पास बाकी चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेट हो रही हैं। अब वो फंड्स कहाँ जाएंगे, वो फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, ताकि रोड बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, पावर सेक्टर, बिजली का सप्लाई अच्छा होगा, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा होगा। अल्टीमेटली ग्रो क्या करेगी? इकोनॉमी। अल्टीमेटली क्या ग्रो करेगी? अल्टीमेटली ग्रो करेगी इकोनॉमी। फिर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है अल्टीमेटली क्यों है? क्योंकि हमारा सर्कुलेशन ऑफ मनी बना रहे। सर्कुलेशन ऑफ मनी कब बनेगा? जो सारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जब वो ग्रो करेंगे। कोई भी एक सेक्टर में अगर डाउनफॉल आएगा, खास तौर पर जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर बगैर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के काम नहीं कर सकता, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसे भी चाहिए। और जो सर्विस सेक्टर है उनको चाहे कंप्यूटर्स हों, चाहे ऑफिसेज हों, चाहे मशीनरीज हों, जो भी चीज़ें सर्विस सेक्टर को लग रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों। मोबाइल फ़ोन्स का ही डेवलपमेंट नहीं होगा तो स्पेक्ट्रम लगा के क्या करेंगे?
भाई आप 5G स्पेक्ट्रम ले आएंगे और आपके फ़ोन्स अगर 5G इनेबल्ड नहीं होंगे तो उस 5G स्पेक्ट्रम क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ तक ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक रिसीविंग एंड पे कुछ नहीं होगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो. तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे ही क्या होगा, वैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी किसमें, इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और पेसअप करने में, इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और बढ़ाने में हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. देन जब ये इतना सारा प्रोडक्शन हो जाएगा, मान लो मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन हो गया, कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, क्यों, सर्विस सेक्टर बूम करेगा. अब जब ये चीज़ें होंगी तो ये बिकेगा ना सामान. प्रोडक्शन होके इन्वेंट्री में तो जाएगा नहीं, प्रोडक्शन होके उस सामान ने क्या होना है, उस सामान ने जाना है बाजार में, और बाजार में जाके उसको क्या करना है, ट्रेडिंग होगी. जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज़्यादा जो है सरकार को क्या मिलेगा. तो सरकार ने जो कभी टैक्स छोड़ा है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, वो टैक्स यहां से रिकवर उससे ज़्यादा हो जाएगा. भाई मोबाइल फोन्स नहीं बनेंगे, लैपटॉप्स नहीं बनेंगे तो आप लोग क्लास कैसे करोगे. मोबाइल फोन्स नहीं होंगे, हाई स्पीड इंटरनेट मिल गया लेकिन आपके पास मोबाइल फोन की कैपेसिटी 3G की है, नेटवर्क भले ही 5G आ रहा है लेकिन कंट्री के अंदर 5G का प्रोडक्शन नहीं है, मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन नहीं है, तो वो 5G स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं है. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होते जाती है आपको नए फोन की जरूरत पड़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर 6G की बात कर रहा है अब, ऑलरेडी द रिसर्च इज गोइंग ऑन 6G. एक पॉइंट आएगा जब हमारे यहाँ 6G आ जाएगा तो हम जो 5G फोन्स लिए बैठे हैं वो सारे 5G फोन्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे. फिर हमें नए फोन्स की जरूरत पड़ेगी, हमें नए इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. फिर हम क्या करेंगे, उन इक्विपमेंट्स की डिमांड करेंगे और यहाँ क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा. सो एक साइकिल है ये, इनोवेशन और ये डेवलपमेंट और ये ग्रोथ की एक साइकिल है जो चलती रहती है. और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है. आप रोड्स की बात करिए, एक दौर वो था कि इंडिया में हमारे पास रोड्स हो जाए वही बड़ी चीज थी. फिर ग्रेजुअली हमने ग्रो किया, ग्रेजुअली हमने प्रोग्राम्स ऐसे चलाए, हाई स्पीड रोड्स आए, तब हमारी गाड़ियों में स्पीड मीटर में ही जो है 100-120 लिखा होता था, कारों में मैक्सिमम स्पीड 100, 120, 50 से ज़्यादा वैसे भी नहीं जा पाते थे, रोड ही नहीं है ऐसा. अब वही कार्स में क्या आ रहा है, आपकी मैक्सिमम स्पीड 200. ये कैसे हुआ, ये डेवलपमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वैसी रोड्स अवेलेबल है. आज अगर बाहर की ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में इंटरेस्ट ले रही हैं क्योंकि इंडिया की रोड्स बेटर हो रहे हैं. इंडिया के रोड्स बेटर हैं इसलिए वो आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि ठीक है हमारे जो इंजन्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है वो हम प्रोवाइड कर पाएंगे. आज आप देख रहे हैं कि बस सर्विसेज जो हैं बहुत अच्छी हो रही हैं. क्यों हो रही हैं भाई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सड़कें अच्छी हो गई हैं. आज एयर कनेक्टिविटी जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं. छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तभी तो आपके पास एयर कनेक्टिविटी है. टीयर टू सिटीज़ में जो है अब एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ फ्लाइट्स हैं, 2 फ्लाइट, 4 फ्लाइट, 5 फ्लाइट जो भी जा रही है, लेट इट बी. लेकिन कभी जहाँ से सड़कों से गुजरना मुश्किल था, आज वहाँ पे एयरपोर्ट है. मतलब डेवलपमेंट हुआ है, और ये डेवलपमेंट 1, 2, 5, 8 साल में नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. सो दिस अल्टीमेटली this act as an instrument of social change. सामाजिक बदलाव हुआ है ना, सामाजिक बदलाव हुआ है. और वो क्यों हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है. उसने बहुत सी चीज़ों को इनिशिएट कर दिया, उसने बहुत सी चीज़ों को, आज हम ज़्यादा इन्फॉर्म हैं, ओवर इन्फॉर्म्ड हैं एक्चुअली. हमें वो भी पता है जो नहीं पता होना चाहिए था पर्टिकुलर एज पे. क्यों, मोबाइल में रेवोल्यूशन है, इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है. एंड दिस इज ब्रिंगिंग व्हाट, दिस इज ब्रिंगिंग अ सोशल चेंज. जो कभी 3AC का टिकट नहीं ले पाते थे, आज वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं. वही लोग हैं, वो कहां से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके सोशल स्टेटस में एक चेंज आया ना, उनके सोशल स्टेटस में एक चेंज आया. वो इसीलिए आया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है. भाई जहाज होते ही नहीं, एयरपोर्ट्स होते ही नहीं, तो आप क्या बढ़िया आप राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में चल रहे होते अगर आपको जाना है तो. लेकिन अब लोगों को लगता है नहीं, शताब्दी में इतना टाइम लग रहा है, लेट्स गो बाय फ्लाइट.
अभी कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा जो है क्योटिक सिचुएशन हो गई। क्यों? क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा आने लग गया कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्यों हुआ? मतलब एयरपोर्ट पे भीड़ लगना आज से 30 साल 40 साल पहले का हिंदुस्तान शायद ये सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब हम सोचना छोड़िए, अब हम देख रहे हैं उसे। वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। अभी भी ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हमारे यहाँ जो है वो बहुत परफेक्ट है, हम जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है पॉवर्टी एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमारी एक तो गरीबी ज़्यादा है, दूसरी हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मेन इश्यूज हैं, कौन सी, पॉवर्टी और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देन इंडिया में भी वही इशू है कि अगर हम रोड प्रोवाइड भी करते हैं तो कहना चाहिए कि पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रोड या यूजेज ऑफ रोड या जो लोड्स हैं, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो नेशनल हाईवेज, आई एम जस्ट गिविंग यू वन फिगर, जो नेशनल हाईवेज हैं वो हमारी कंट्री के टोटल रोड नेटवर्क का 2-2.25% भी नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री के पूरे ट्रैफिक का 65% जो है वो किसके ऊपर है? वो नेशनल हाईवेज के ऊपर है। ये एक इम्पैक्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोड ज़्यादा है, फाइन। लोग कार से ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि लाइक लास्ट टाइम व्हेन आई हैव टू गो होम आई डिडंट फाइंड अ टिकट, ट्रेन में नहीं मिला, ट्रेन अब सब फुल थी, फ्लाइट्स ओवर बुक चल रही थी, तो क्या करा, गाड़ी उठाओ और चलो, रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ गया। एंड दैट डे आई फाउंड, आई वाज ट्रैवलिंग बिफोर दिवाली एंड आई फाउंड वन ऑफ द, मतलब आई हैव नेवर सीन सच अ ट्रैफिक ऑन द एक्सप्रेसवेज। इतना ट्रैफिक था क्योंकि सबने वही करा। सो क्या हो गया है? प्रेशर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा, ये एक चैलेंज है। द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। मतलब फाइनेंस करने के लिए जो बॉन्ड्स हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग का, उन फंड्स को अवेलेबल कराने का। और वो अभी हमारे यहाँ ये वाला जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये इतना डेवलप नहीं है। लार्जली अब भी हमारे यहाँ जो बॉन्ड्स जिनको सिक्योर माना जाता है वो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिनको सिक्योर माना जा रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड सिस्टम अभी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ है, तो जो फंड का मोबिलाइजेशन ईजिली होना चाहिए वो नहीं हो पाता, बल्कि सरकार को और ज़्यादा जो है इंसेंटिव्स और चीज़ों को देना पड़ता है इन ऑर्डर टू डू दैट। फिर प्रॉब्लम आ जाती है इसकी लैंड एक्विजिशन की, फिर प्रॉब्लम आ जाती है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की। अब सड़क बननी है लेकिन सड़क के लिए ज़मीन को अधिग्रहण करना पड़ेगा, ज़मीन को सरकार लेगी, लेकिन उस ज़मीन अधिग्रहण में हर जगह जो है कभी धरना हो जाता है, कभी कॉम्पनसेशन कम नहीं होता। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है वो आते हैं। एनवायरमेंट बचाना ज़रूरी है फॉर श्योर, लेकिन वहाँ पर वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाता है कि एनवायरमेंट कम करने से ज़्यादा नुकसान है या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ लगाने से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा है। इन दोनों चीज़ों को देखा जाता है। तो एक और चैलेंज जो हमारे सामने आता है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है। अब ये दो डर ऐसे हैं कि आपने, सरकार ने बोला आप हमें पैसा दो, आपने, सरकार ने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स आएँ। अब प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं लेकिन उन्हें डर है कि सर आप परमिशन तो दे दो, लैंड एक्विजिशन कौन कराएगा? लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा? ये एक दूसरी चीज है। देन इफ वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई एक चीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक चीज नहीं है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये इकोनॉमी में आ जाएगा। ये एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का समरी है, ये कोलैबोरेशन है। यहाँ पे सड़क भी बन रही है, रोड भी बन रही है, रोड के साथ दूसरी चीज़ें। अगर सिर्फ रोड अच्छी बना दोगे, गाड़ियाँ वैसी नहीं बनेंगी तो क्या होगा? गाड़ियाँ अच्छी बना दोगे तो, और हाईवेज अच्छे नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हाईवे अच्छा है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हुई, हाईवे पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक है। मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि ये इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ सम ऑफ, सो इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड दीज आर द चैलेंजेस जो आपको अगर एग्जाम में, मेंस एग्जाम में भी आएगा तो आपको ये इट विल हेल्प यू आउट हियर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, द सर्विसेज डू नॉट क्रिएट एन इकोनॉमी, दे आर द फैसिलिटेटर। सर्विसेज क्या कर रही हैं? उसको फैसिलिटेटर का काम करती हैं। सर्विस से नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की आप बात करेंगे या गुड्स की या एम्यूनिटीज़ की या एसेट्स की जब आप बात करेंगे
तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज क्या कर रही हैं, उसे फैसिलिटेट कर रही हैं। मीन्स वो काम कर रही हैं to increase the efficiency of the people so that they become more productive with time. They are doing this so that they can become more efficient, more productive with their time. और जिसकी वजह से हम ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें जो ये बड़ा चैलेंज है कि जो हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट एमिनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट सर्विसेज एज वेल। मेजॉरिटी जो है फंड कहाँ से आ रहा है, वो गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है। आधे से ज़्यादा जो फंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो कौन दे रहा है, वो सरकार दे रही है। नाउ व्हाट हैपन्स हियर दैट गवर्नमेंट एलोकेशन थ्रू दिस, लेकिन गवर्नमेंट का जो मेजर फंड है वो किधर जा रहा है, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का मेजर फंड उसमें से भी किधर जा रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों की तरफ सरकार का फंड ज़्यादा डाइवर्ट होता है इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। हमारे यहाँ बहुत सारे एनपीएस का इशू हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इशू हो जाता है। हमारे यहाँ जो है कमर्शियल बैंक्स उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं इतना अपना सारा, वो भी उनको भी पता है कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं, इसलिए वो भी अपना सारा फंडिंग ईजिली, वो भी अपनी सारी फंडिंग ईजिली कहाँ नहीं देते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं देते हैं। ये एक कुछ फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो तीन तरीके से इन्वेस्टमेंट मॉडल इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। पहला है, अब बिफोर दैट, व्हाट इज द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन फंड्स की ज़रूरत क्या है। जाहिर सी बात है, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों के लिए हमको हमारे टारगेट्स हैं, हम ऊपर जाना है, हमें जो है अपने टारगेट्स को ऊपर लेके जाना है, हमें ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे टेक्नोलॉजी पार्क्स हों, चाहे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो हमें इतने बड़ी चीज़ों को डेवलप करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। सोशल सेक्टर कुछ टारगेट्स हैं, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी हो, तो मोस्टली यहाँ वाला पार्ट तो क्या है कि वो गवर्नमेंट मोबिलाइज कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, यानी कि सिर्फ सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट किए जाने से काम हमारा नहीं होगा। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ से आएगा? एक तो इंटरनल फंडिंग है। सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इंटरनल फंडिंग है, तो गवर्नमेंट के पास जो भी फंड्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट के पास जो भी फंड्स अवेलेबल हैं, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है, वो उससे क्या करती हैं, वो चाहे डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू या जो भी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डाइवर्ट कराती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये दोनों जगह डाइवर्ट करते हैं। उसके अलावा सरकार क्या करती है, बोरोइंग करती है। ऑलरेडी हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा है, तो ये भी एक चैलेंज है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट उस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, चैलेंज दिख रहा है। फिर सरकार क्या करती है, जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी PSEs हैं, PSUs हैं जो कि लिस्टेड हैं, या तो उनके और इक्विटी शेयर रिलीज़ कर देगी या नए IPOs लेके आएगी, जिसकी वजह से मार्केट से पैसा उठाया जा सके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू फंड द थिंग्स। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की अगर हम बात करें तो तीन तरीके के मॉडल हमें समझ में आते हैं। पहला है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, तीसरा है PPP मॉडल। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल कहाँ से आ रहा है? सरकार की तरफ से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में ऑलरेडी जहाँ सरकार के ऊपर इतना फिस्कल डेफिसिट है, सरकार के ऊपर ऑलरेडी इतना कर्जा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सारी जिम्मेदारी सरकार नहीं उठा सकती, ये एक सत्य है। उन्हें प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर है, या तो डोमेस्टिक हो सकता है, हमारे ही देश में जनरेट हो, या दूसरी कंट्रीज से FDI या FPI के फॉर्मेट में आ रहा होगा। ये किस फॉर्मेट में आ रहा होगा? FDI या FPI के फॉर्मेट में आ रहा होगा। तो दोनों में अकेले इतनी कैपेसिटी नहीं है, दोनों में
इतनी कैपेसिटी नहीं है कि दोनों इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, तो हमने क्या किया, हमने दोनों को क्लब कर दिया और क्या बना दिया, पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग मोड्स में आता है। पहला जो मॉडल है इसका, दैट इज बॉट, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। वो क्या कहलाता है, बॉट, दैट इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो यहां पर जो प्राइवेट पार्टनर है, अब पीपीपी का मतलब क्या हुआ, पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका मतलब होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहां पर क्या होगा, जो प्राइवेट पार्टनर होगा, मान लो सड़क बनाने की बात है, तो उस सड़क को डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट, मान लीजिए सरकार ने कहा कि भैया सड़क बननी है, हमने कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया, हमने टेंडर निकाल दिया, अब इस सड़क को प्राइवेट पार्टनर बनाएगा, उसको सब कुछ वही करेगा और 30 साल तक के लिए ऑपरेट भी करेगा, मतलब उस सड़क का रख रखाव उसका जो भी है वो करेगा। और जैसे ही मान लो 30 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा, ट्रांसफर बैक द फैसिलिटी टू दी पब्लिक सेक्टर। फाइन, यहां फाइनेंस लाने की, मतलब उस सड़क के लिए फंड्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, उस सड़क के लिए जो फंड्स बनाने की जिम्मेदारी है वो प्राइवेट सेक्टर की होगी। सड़क के लिए फंड्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, प्राइवेट सेक्टर की होगी। और सरकार यहां उसे कोई पैसा नहीं देगी, ध्यान रखिएगा, सरकार उस प्राइवेट कंपनी को कोई पैसा नहीं देने वाली कि तुमने सड़क बनाई। फिर सर वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा आएगा जब वो उस पे से क्या कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, मतलब यूजर फी, जिसको आप टोल टैक्स कहते हैं। टोल टैक्स आप कलेक्ट करोगे, कौन, सरकार कह रहा है उनसे। फाइन, दूसरा मॉडल है लीज ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, यहां पर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, मान लो एक सड़क बनी हुई है, पॉइंट ए से, पॉइंट दिल्ली से मान लो कलकत्ता की सड़क बनी हुई है, ऑलरेडी एनएचएआई ने बना दी है। अब सरकार क्या करेगी, या एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है, सरकार क्या करेगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसे क्या कर देगी, उसे लीज पे दे देगी, किसे, प्राइवेट प्लेयर को। उसे क्या करेगी, उसे लीज पे दे देगी प्राइवेट प्लेयर को, प्राइवेट पार्टनर को। और ये लीज छोटी नहीं होती, इट इज सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड, इट कैन बी ऑफ 49 ईयर्स, 90 ईयर्स, 99 ईयर्स, 100 साल, इस लेवल पे जाके वो लीज प्रोवाइड होती है। अब क्या होगा, और उस पीरियड के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, उसको उसे वापस करना पड़ेगा, लेकिन जब तक उनके पास है वो उसे क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। सरकार लीज पे देगी, प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा, उसे ऑपरेट करेगा, और जब उसका पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। ये किसी के लिए भी हो सकता है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, बनी हुई है, ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रही है, प्राइवेट प्लेयर को लीज पे दे दो, वो ऑपरेट करेगा। रेलवे स्टेशन है, उसको ऑपरेट करने के लिए चीजें हैं। देन बूट, दिस इज एक और वेरिएशन है, और यहां पर जो एक एक्स्ट्रा ओ आ जाता है उसका मतलब होता है ओन। यहां पे क्या था, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। नाउ बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। यहां पर क्या होगा, अगेन दिस इज अ वेरिएशन ऑफ द बॉट मॉडल। यहां पर क्या होगा, दैट द ओनरशिप, मान लो वो जो सड़क है, वो जो सड़क बनी थी, उसकी ओनरशिप उनके पास नहीं थी, प्राइवेट पार्टनर के पास, उसका मालिकाना हक उनके पास नहीं था। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर उस फैसिलिटी का मालिकाना हक पूरे टाइम के लिए नहीं, सिर्फ वो जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, सिर्फ वो जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उसके लिए क्या होगा, जो मालिकाना हक है वो किसके पास चला जाएगा, वो मालिकाना हक चला जाएगा प्राइवेट प्लेयर के पास, प्राइवेट पार्टनर के पास। देन यहां पर अब वो बोलेगा, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द रिस्क ये किसके पास आ जाएगा, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन का किसके पास आ जाएगा, प्राइवेट पार्टनर के पास आ जाएगा। प्राइवेट पार्टनर बोला सर रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, तो सरकार क्या करती है, उसे एक एश्योरिटी दे देती कि ठीक है, आप मान लो आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो या कुछ भी,
आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, आपने बिजली ली है, तो आपसे कम से कम इतनी बिजली तो हम खरीदेंगे, आपसे कम से कम इतनी बिजली तो है हम खरीदेंगे, तो उनको एक श्योरिटी मिल जाती है इस केस में। फिर आता है डीबीएफओ, दैट इज डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट। तो अब यहां पर क्या होगा, जो प्राइवेट पार्टी है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डिजाइन भी करेगी, कंस्ट्रक्ट भी करेगी, फाइनेंस भी करेगी और ऑपरेट भी करेगी। एंड जो भी पीरियड ऑफ कंसेशन है, जो भी जिस पीरियड के लिए ये पूरा जो है तय हुआ है, उस पूरे पीरियड के लिए क्या करेंगे, वहां पर उन्हें क्या मिलेगा, कंसेशन, इसीलिए इनको कंसेशंस कहा जाता है। प्राइवेट जो प्लेयर है, जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट है, वो क्या करेगा, दे विल रिकवर दिस इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू कंसेशंस ग्रांटेड और थ्रू एन्युटी पेमेंट्स। सरकार या तो उन्हें एनुअल पेमेंट्स कर देगी, एन्युटी पेमेंट मतलब सरकार उन्हें एन्युटी पेमेंट कर लेगी। अब उन्होंने कहा कि हम नहीं, हम इससे रिकवर कर लेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट, ये सारी जिम्मेदारी किसके पास है, ये सारी जिम्मेदारी हो जाती है प्राइवेट प्लेयर के पास, प्राइवेट पार्टनर के पास। ये एक वी कैन से दैट दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट टाइप। कैसा है, देखो ये डीबीएफओ, बिल्ड ट्रांसफर ऑपरेट, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बूट एंड बिल्ट ओन ऑपरेट, कुछ तरीके के ये हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, हर केस में यहाँ से लेके यहाँ तक कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी है प्राइवेट सेक्टर के पास। ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी किसके पास है, ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी पूरे में किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर ओनरशिप का। क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है ओनरशिप का। जब हम ओनरशिप की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर है, किस केस में, डीबीएफओ में। बीटीओ में क्या है, प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड देन द पब्लिक सेक्टर। तो जितने देर टाइम कंस्ट्रक्शन चलेगा उतने टाइम पे ओनरशिप किसके पास है, वो प्राइवेट पार्टनर के पास है, बाद में उसे करना पड़ेगा। बॉट में भी यही है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसमें जो है ओनरशिप प्राइवेट प्लेयर के पास है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाद में उसे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। बिल्ट, ओन, ऑपरेट, यहाँ कंप्लीट जो ओनरशिप है वो किसके पास है, कंप्लीट ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास है। देन पैसा कौन लगाएगा, सब जगह आप देखो, जो भी उसको यूज करेगा, सरकार पैसा नहीं देगी। सरकार ने कहा भैया तुम यूजर से लो, सरकार ने कहा तुम यूजर से लो, और सारा पैसा कौन लेगा, प्राइवेट सेक्टर। सरकार यहाँ सिर्फ परमिशन देती है कि तुम कंस्ट्रक्शन करो और ऑपरेट करो, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा आप लगाइए, अपना प्रॉफिट आप उस इन्वेस्टमेंट से रिकवर करिए। देन ईपीसी मॉडल, दैट इज इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। द कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट किसकी है, कॉस्ट कौन लगा रहा है, सारा कॉस्ट गवर्नमेंट लगा रही है। लेकिन यहां पर सरकार क्या करती है, जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, पैसा लगा रही है बस, वो कहां से आ रहा है, वो प्राइवेट प्लेयर से आ रहा है। रॉ मटेरियल और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कौन यूज कर रहा है, वो सरकार खरीदेगी, देगी, एंड दे आर जस्ट डूइंग दिस। यहां पर जो प्राइवेट प्लेयर का रोल है, यहां पर जो प्राइवेट प्लेयर का रोल है या जो प्राइवेट पार्टनर का रोल है, वो सिर्फ एक एडवाइजर की तरह है, मिनिमम रोल होता है, वो सिर्फ अपने इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स और इन चीज़ों को कर पाएगा, ओवरऑल उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हाई फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आ जाता है किसके पास, सरकार के पास। तो अब क्या किया गया, लेटेस्ट मॉडल जो इसमें आया वो आया हैम, दैट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या हुआ, सरकार ने कहा कि एक रोड बननी, इसको एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली टू मुंबई एक रोड बननी है, जिसका लेट्स से एक अजम्पशन ले लेते हैं, कॉस्ट है 1000 करोड़ रुपए। कॉस्ट कितना है, 1000 करोड़ रुपए। सरकार ने कहा पहली चीज कि कॉन्ट्रैक्ट देने के 40% कॉस्ट इनिशियली बाय गवर्नमेंट। पहली चीज उन्होंने कहा कि भैया जब पैसा लगाने की बात आएगी तो 40% हम लगाएंगे, 60% तुम लगाओगे, और 60% कौन लगाएगा, इसका जो
प्राइवेट प्लेयर है वो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? प्राइवेट प्लेयर। वो 60% अपना फंड लेके आएगा और बाकी क्या करेगा, वो सरकार उसे देगी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, वो उसको पैसा को लगाएगा। जब रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जब रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ये जो रोड है ये सरकार के पास आ जाएगा। ये रोड जो है वो सरकार के पास आ जाएगा। यहां पर टोल प्राइवेट प्लेयर कलेक्ट ही नहीं करेगा। प्राइवेट प्लेयर को बोला तुम्हें टोल कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, टोल हम कलेक्ट करेंगे। टोल कौन कलेक्ट करेगा? NHAI, हाईवेज, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, वो टोल कलेक्ट करेगा। और आपका जितना जो 60% और जो भी आपका बच रहा है प्रॉफिट वगैरह मिला के, जो भी आपका फाइनल अमाउंट तय होगा, वो हम क्या करेंगे, फाइनल अमाउंट लेट्स से 6 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे कर देंगे। आपका कोई राइट नहीं है रोड पे कलेक्ट करने का, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा था, रोड यूजेज बढ़ रहा था, प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। सरकार ने बोला भैया हमारा क्या, सड़कें तो हमने परमिशन दी है, हमारा क्या फायदा। सरकार ने बोला तुम टोल ही नहीं कलेक्ट करोगे, टोल हम कलेक्ट करेंगे। इसीलिए फास्टैग मैंडेटरी हुआ और अब सारे टोल्स जो है वो NHAI कलेक्ट करता है। वो कोई इंडिविजुअल जो प्रोवाइडर है वो नहीं कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं कर रहा है। अब सारे टोल सरकार कलेक्ट करती, सरकार उनका एनुअल इंस्टॉलमेंट बना देती और अब उनको पेमेंट हो जाता। फायदा क्या है, इनिशियली सारा पैसा उसे लगाना था, अब उसे सिर्फ 60% पैसा लगाना है। पहली चीज तो फंड का क्राइसिस नहीं है। दूसरी चीज, जो पैसा 30 साल में वापस आता, वो पैसा जो है, जो भी कैलकुलेशंस होंगी, वो पैसा जो है 6-7 साल में वापस आ जाएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा और इससे प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। सरकार को आगे चल के कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, सारी चीज़ें प्राइवेट ओनरशिप में। इसीलिए आप देखेंगे कि फास्टैग मैंडेटरी हुआ और अब सारा टोल जो भी फास्टैग से पैसा कटता है वो भारत सरकार के पास जाता है। फिर भारत सरकार क्या करती है, जिस कॉन्ट्रैक्टर का जितना पैसा बचा है उसके उतने इंस्टॉलमेंट्स बना देती है और उनको पे ऑफ कर देती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब से फास्टैग मैंडेटरी वाली चीज हुई है, हमारे यहाँ रोड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा स्पीड आई। रोड मिनिस्टर कहते भी हैं कि मेरे पास फंड की कमी नहीं है, क्योंकि उनको पता है जितनी गाड़ियां चलेंगी उतना फंड उनके पास आएगा। उन्होंने अपने फंड्स का इंतजाम कर लिया कि हम जो लोग रोड यूज कर रहे हैं हम उनसे ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं लेने दे रहे हैं। 30 साल में हो सकता है वो सड़क का 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट ले जाए। अब वो सारा प्रॉफिट कहाँ आता है, वो सरकार के पास आता है। तो ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये EPC और BOT का कहना चाहिए कि हाइब्रिड है। ये EPC और BOT का जॉइंट है, उनका हाइब्रिड है। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आ सकता है। जनरली हमारे यहाँ PPP मॉडल पे सड़कें और एयरपोर्ट्स है, अब कुछ चीज़ों में एक्सपैंड होने लगा है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।